नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। रिपोर्टर्स ऑन व्हील्स के कैंपेन के तहत हम लोग अभी जयपुर से लौट रहे हैं दिल्ली, और बावल और धारूहेड़ा के बीच में हम लोग NH8 पर मौजूद हैं। और हम लोगों ने 4 दिन, लगभग 5 दिन हो गया, और दिल्ली से लेकर के जयपुर के इंडस्ट्रियल इलाके का एक बहुत सरसरी तौर पे मुआयना करने का हमें मौका मिला है। और बहुत सारी कहानियाँ मिली हैं जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन खोलने के बाद जो मज़दूर वर्ग की जो स्थिति है उसके बहुत सारी कहानियाँ मिली। और उससे एक अंदाज़ा मिला कि ज़मीनी स्तर पर जो इंडस्ट्री है वो कैसे रन कर पा रही है, कितनी कैपेसिटी में रन कर रही है। मज़दूरों को रिट्रेंच किया जा रहा है, VRS दिया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। हर जगह पे हम देखते हैं कि मज़दूरों को निकालने की प्रक्रिया जारी है और भर्ती की भी प्रक्रिया जारी है। हमारे साथ संतोष जी हैं। इस पूरे 2011 से ही मारुति के आंदोलन और तमाम जो मज़दूर वर्ग का आंदोलन है उससे जुड़े रहे हैं, और वो चीज़ों को बारीकी से देखते आए हैं कि मज़दूर वर्ग के हालात में कब कब क्या क्या बदलाव आया है। अभी जब लॉकडाउन के बाद लगभग जुलाई में, यानी कि 3-4 महीने बाद, जब आप इस इलाके में भ्रमण कर रहे हैं इस टीम के साथ, आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, इस दिल्ली जयपुर हाईवे पे बसे इंडस्ट्रियल जोन के साथ ट्रैवल करने का एक सांकेतिक महत्व है। आप जानिए कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से के तौर पे दिल्ली जयपुर में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया है, जहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, राजस्थान में अलग अलग जगह IMT, जिसको इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बोलते हैं। तो ये इलाका न केवल इस एरिया का, न केवल इस देश का, बल्कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हब के इंटरनेशनल सेंटर के रूप में जाना जाता है। और इसको जो ऐसा सरकार भी प्रचारित करती है, IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बानेसर, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बावल और जयपुर तक के हिस्से में। जब हमारा एक इंटरेस्ट ये रहा कि ये भारत के सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर का हिस्सा है। यहाँ पे स्थिति लॉकडाउन और कोविड के बाद की स्थितियाँ में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, जो बिजनेस अखबार और बिजनेस मैगजीन्स में जो आंकड़े आ रहे हैं, वो ज़्यादातर पूंजीपति और इकोनॉमी के मैक्रो स्केल के हिसाब से आ रहे हैं। जो प्रभाव लॉकडाउन, कोविड और उसके पहले लगातार 2 सालों से आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ रहा था, उसका वर्कर्स के डे टू डे लाइफ में, उसकी वर्किंग कंडीशन में, उसके सेफ्टी में, सिक्योरिटी में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, वो जानने का एक बहुत ही ग्राउंड एक्सपीरियंस मिला। हम लोगों ने जब साथ हम लोगों ने अलग अलग फैक्ट्री में मानेसर, बावल, निमराना, जयपुर के हिस्सों में अलग अलग वर्कर से बात किए, तो देखे कि न केवल जॉब की क्वालिटी घटी है, न केवल उनकी सुरक्षाएँ बढ़ी हैं, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे सेफ्टी के कंसर्न्स रहे हैं। 750 डिग्री पे काम करने वाले मज़दूरों के पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, न उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। बहुत सारे जगह पे श्री राम इंजीनियर्स में 80% वर्कर्स ने अपने 10 सालों के दौरान कोई ना कोई उंगलियां या किसी न किसी तरह के अपंगता के शिकार हुए हैं। तो आप देखिए कि ये पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोविड ने या उसके पहले मंदी ने क्रिएट की है, उसका सारा का सारा भार मज़दूरों पे थोप दिया गया है। न केवल उनके वेतन में कटौती, न केवल उनके काम करने की परिस्थितियों में, बल्कि उनकी ज़िंदगी के कीमत पे भी। कोई एक ऐसी घटना जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली रही हो, हैरान कर देने वाली रही हो, आपको कुछ अगर हो तो आप बताएं। नहीं, ये हम पिछले 10, 12, 15 सालों से दिल्ली मानेसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो उसमें जो काम की परिस्थितियां हैं वो लगातार घटती ही जा रही हैं, लगातार ख़राब होती जा रही है, जॉब क्वालिटी ख़राब होता जा रहा है। लेकिन एक जो चीज़ 2004-05 के होंडा आंदोलन के बाद से इस औद्योगिक आंदोलन में बोल्ट में जो स्थापित हुई थी, उसमें एक था कि अगर आप ट्रेनी अप्रेंटिस करने के 2-3 सालों के बाद अगर इस बेल्ट में किसी Tier 1 कंपनी या किसी बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में आप अगर परमानेंट नौकरी हो जाता है, तो उसके बाद आपकी एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपकी वेज है, वो एक 30-40 हज़ार 20-22 हज़ार के एक रेंज में आ जाता है, जहाँ पे आप मिनिमम लेवल की एक गुंजाइश छोड़ा जाता था।
इस दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि वो पूरी के पूरी जो उपलब्धियां रही हैं, जो आप जानते हैं कि यह बेल्ट केवल ऑटो इंडस्ट्रियल बेल्ट का नहीं, ये बहुत ही जुझारू संघर्षों के भारत के पिछले 15 सालों में सबसे जुझारू आंदोलन 2005 में या होंडा का आंदोलन हो, 2007 में रिको का आंदोलन हो, मारुति का आंदोलन हो, डाइकिन का आंदोलन हो, रिको बॉस का आंदोलन हो, या अलग अलग फैक्ट्रीज़ में यहाँ पिछले टापुगेड़ा होंडा में रहा हो, या अभी पिछले धारूहेड़ा होंडा के आंदोलन रहे हैं। पिछले 15 सालों में भारत में जो सबसे ज़्यादा जुझारू नए ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए हैं उसका भी गढ़ रहा है। तो इस पूरे आंदोलन ने पिछले 15 सालों के दौरान बहुत सारी चीज़ें अपने लिए बार्गेन की थी। मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक की बात ये रही कि वो सारी की सारी उपलब्धियां जो पिछले 10-15 सालों में एक यूनियन के दौर में, एक यूनियन कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को साथ में लड़ते हुए, जो एक सामूहिक उपलब्धियों ने एक लिमिटेड एक उपलब्धि प्राप्त की थी। मुझे लगता है कि कोविड और लॉकडाउन के बहाने उन सारे प्राप्त उपलब्धियों को एक झटके में दरकिनार करके वापस वही 7-8 हज़ार रुपये के मज़दूरों से काम चलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वेज को लगातार कट करने की एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है, जो हम लोग को इस यात्रा में एक तरीके से जो हमें महसूस हुआ कि वेज को लगातार वो मिनिमम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम वेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक फेयर वेज पे पहले लोग थे और 20-20 साल से 35-35 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, अचानक उनको टर्मिनेट कर दिया गया, तो अब वो दिहाड़ी कर रहे हैं, 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कर रहे हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये इस कॉरिडोर में किस तरीके से आपने उसको यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का जो कंसेप्ट आया और ऑटोमोबाइल हब बनना शुरू हुआ, प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे कि आप हर एक कंपनी ने 2005, 6, 7, 8 में जो उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ 2 से 4 हुई, 8 हुई, उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी कहीं कहीं 1000% बढ़े हैं। सारी कंपनियों के मुनाफा के दर देखेंगे तो 2000-4000% की मुनाफा दर की है। ये सारी उपलब्धियाँ कंपनियों ने इसी वर्कर्स और इसी बेल्ट के मज़दूरों के श्रम पसीने की कमाई से किए हैं। आप अगर उसी दौरान पे आप अगर उनके श्रम का हिस्सा देखेंगे तो जो इस परमानेंट वर्कर जो 10 साल 8 साल काम किए हैं, वो अगर 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 के स्केल पे पहुंचते हैं तो वापस अब उनको VRS दे के छटनी करके श्रीराम इंजीनियर्स में 22-25 साल के वर्कर्स को एक झटके में निकाल के 2 लाख रुपए के कंपनसेशन पे निकाल दिया गया। तो आप ये देखते हैं कि एक रिवर्स टेंडेंसी शुरू हुई है कि जहाँ पे मजदूरी को इस लेवल पे ला दिया जाए कि जहाँ पे ज़िंदा रहने के क्या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5,000, 6,000, 8,000 रुपये पे वहाँ पे ले आया जाए, और इस पूरे जो सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ की बेनिफिट है, पेंशन है, ESI की सुविधा है, इन सारे को छीन के एक ऐसे प्रिकेरियस वर्कर जिसको बोलते हैं वैसे वर्कर्स में तब्दील कर दिया जाए कि आज नौकरी है कल नहीं है। FT के ज़रिए 8 महीने का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। आप देखिए कि 12-12, 14-14 साल वर्कर्स जो फैक्ट्री में एक स्किल्ड ऑटोमोबाइल वर्कर्स जो ITI और पॉलिटेक्निक करके आया है, वो अभी दिहाड़ी पे कभी काम कर रहा है, कभी सब्जी बेच रहा है, कभी तो एक पूरे एक ऐसे एडहॉक और कैजुअल वर्कर्स का निर्माण करना चाहता है जिसमें कोई उसकी अपनी आवाज़ ना हो, उसकी अपनी कोई श्रम की गरिमा ना हो, कोई इसकी स्किल की महत्व ना हो, और वो एकदम आज दर बदर के ठोकर खाने पे मजबूर हो। जो मजदूर वर्ग का जो आंदोलन था, वो आंदोलन कई कुछ पॉकेट्स में वो उभरे और उस पॉकेट्स में सीमित होकर के रह गए। कोई ये जो संयुक्त मोर्चे भी कई जगह बने, वो संयुक्त मोर्चे भी बहुत ही ऑपरेटिव नहीं हो पाए, और कोरोना ने एक चीज़ जो साफ कर दी है, वो ट्रेड यूनियन की जो ट्रेड यूनियन है और जो मज़दूर है उनके बीच में भी एक बड़ा फांक जो है उसने ला के खड़ा कर दिया। बिल्कुल फ़र्क दिखाई दे रहा है कि ट्रेड यूनियन का इंटरेस्ट और मज़दूर वर्ग का इंटरेस्ट वो बिल्कुल अलग जुदा हो रहा है। बावजूद इसके बहुत सारी ट्रेड यूनियनें हैं जो मज़दूर वर्ग के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कोई संयुक्त संघर्ष की कड़ी मिलती हुई दिखाई नहीं देती है मुझे। आपको क्या लगता है वैसे? देखिए, ये जब आप देखेंगे कि पूरे भारत में जब ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक ठहराव बहुत लंबे समय से रहा है, 1980 के 90 के दशक में मुंबई के स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन के मूवमेंट के दौर के बाद आप 80-90 और 2000 के अर्ली दशक में देखेंगे कि ज़्यादातर जगह
जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो एक ठंडा पड़ चुका था। ये इलाका एक पहला इलाका 2004-05 में होंडा के आंदोलन से रहा, जिसमें एक नए तरह के ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिसमें बहुत उसकी जो नेतृत्व है वो कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन को ना रहते हुए वर्कर्स की फैक्ट्री के लेवल पे, इलाकाई लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ तालमेल करते हुए एक नई तरह की सुगबुगाहट हुई, जिसमें लगातार पिछले 2005 से लेकर 2013-14 तक आंदोलनों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बहुत ही जुझारू आंदोलन रहे हैं। 2007-08 के रिको के, ग्रेजियानो के, होंडा के अलग अलग प्लांट्स में, और आप देखेंगे कि मारुति का एक ज़माने में 2012-13 का आंदोलन तो पूरे देश भर के और दुनिया भर के आंदोलनों में का एक नज़ीर बना। तो एक चीज़ें एक बड़ी सकारात्मक दिशा में जा रही थी। वर्कर्स अपनी फैक्ट्री में बिना किसी फॉर्मली ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के एफिलिएशन के नालीबद्ध हुए भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ, कैजुअल वर्कर के साथ, ट्रेनी के साथ एक एकता स्थापित करके इलाकाई लेवल पे एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें आप देखिएगा कि अलवर में मजदूर संघर्ष समिति, जिसमें टोयोटा, गोसाई, डाइकिन और अलग अलग फैक्ट्रियाँ रहीं। मारुति में 8 मारुति के प्लांट ने मिल के मारुति संघर्ष समिति बनाई। उसमें होंडा के लोगों ने एक यहाँ पे ट्रेड यूनियन काउंसिल्स बनाई। तो बहुत सारे लेवल पे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स और ऑटोमोबाइल्स के फैक्ट्री के लोगों ने एक तत्व की तरह बात करना शुरू किया। आप देखेंगे 2014-15 के बाद अभी जो लगातार छटनी और कोविड में वीआरएस और परमानेंट मजदूरों का छटाई का एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि अब वो नेतृत्वकारी साथी जो 10-15 साल के एक्सपीरियंस अपने काम और आंदोलन दोनों को चुके हैं, कंपनियां उनसे भी छुटकारा चाहती हैं, क्योंकि वो लगातार ये इलाकों में एकता स्थापित कर रहे हैं, एक बातचीत, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो इसी बहाने परमानेंट के नाम पे उन सारे जो इतिहास है, जो पिछले 15-20 सालों की अचीवमेंट है, जो नेतृत्वकारी शक्तियों हैं, उन वर्कर्स को भी छांट के एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संयुक्त मोर्चे तो बने, लेकिन संयुक्त मोर्चा ज़मीन पे नहीं बन पाया। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का मोर्चा तो बन जाता है, लेकिन ज़मीन पे जिसको कहा जाए कि कार्यकर्ताओं के बीच एका नहीं हो पाती है, उस तरीके से माने कई बार तो ऐसा हुआ कि ज्ञापन देने पहुँचे और 20 उसमें ट्रेड यूनियनों का नाम शामिल है और सिर्फ 20 लोग पहुँचे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अब इसको गंभीरता से, शायद और गंभीरता से ट्रेड यूनियनों को अपने आंदोलनों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। नहीं तो शायद अब वो चीज़ें छीनने की पोजीशन में आ गई। उसमें एक मतलब एक जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें आई, जिसका बहुत बार रिकॉग्निशन हुआ कि ये प्रॉब्लम है, बहुत बार उस प्रॉब्लम से सामना करने की कोशिश भी की। कि आप देखिएगा कि जो यूनियंस रही हैं इस पूरे इलाकाओं में और पूरे देश भर में, वो ज़्यादातर परमानेंट यूनियन वर्कर्स की यूनियन रही है। पिछले जब 1990 के उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के दौर में हर एक फैक्ट्री में जो परमानेंट वर्कर है वो कम से कम होता गया और कहीं कहीं 10-15% तक रह गया। फैक्ट्री के ये काम करने वाले की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हिस्सा या तो कॉन्ट्रैक्चुअल या कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेनी रहे हैं, वो यूनियन के फोल्ड से बाहर रहे हैं। तो जब सब तक समझ में आया कि प्रोडक्शन तो अगर परमानेंट वर्कर ने हड़ताल भी कर दी या वो बाहर रहा है और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम कर रहा है, तो उनके बीच में अगर एकता नहीं हुई, और वो एकता कैसे बनेगी, वो एकता में बनने में बहुत सारी बाधाएं थी। उनकी उसी काम के लिए सैलरी 10,000 थी, उनकी सैलरी 30,000 थी, उनकी सेफ्टी और पेंशन और अलग तरह की डिमांड सुविधाएँ और इनकी सुविधाएँ बहुत अलग थी। तो जो ट्रेड यूनियंस का एक बहुत बड़ा काम था, वो जब तक इस पे दबाव नहीं बना पाएगा, जब तक कॉन्ट्रैक्चुअल, ट्रेनी, अप्रेंटिस और परमानेंट के बीच में जब एकता ना हो, तब तक उस तरह का कोई एक बड़ा मूवमेंट या बड़ा प्रेशर नहीं खड़ा किया जा सकता। बहुत सारे प्रयास भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि यूनियंस को अब इस पे ज़्यादा सोचने की जड़ वाली बात बताई है आपने कि इस सारे इश्यूज़ का कोर इशू ये है कि फैक्ट्री में समान काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को 10,000 रुपये मिलते हैं, 8,000 रुपये मिलते हैं, और उसी काम के लिए उससे दुगना वेतन मिलता है परमानेंट कर्मचारी को। और परमानेंट कर्मचारियों का जो यूनियन है, वो कभी भी, वो हमेशा लिखित रूप से, मौखिक रूप से और औपचारिक रूप से तो कह देती है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट, ठेका मजदूरी को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके लिए कभी निर्णायक लड़ाई उसने नहीं लड़ी है। और अगर इन सारी चीज़ों को करना होगा तो बहुत ही गंभीरता से जो परमानेंट यूनियनें हैं, परमानेंट वर्करों की यूनियनें हैं, उनको अब ठेका मजदूरों के साथ उनके इशू को
प्रमुखता देनी होगी, प्रायोरिटी देनी होगी। अब ये नहीं चलेगा कि मांग पत्रक में 5वां या छठी मांग ये भी कर दी जाए कि भाई ठेका मजदूरी ख़त्म करो। तो हम लोग जो हैं ये जो रिपोर्टर्स ऑन व्हील्स का ये आखिरी चरण है, अंतिम एपिसोड आप देख रहे हैं। आप बने रहिएगा। हम लोग जो अनुभव लेकर के आए हैं उसको हम अगले 1 हफ्ते तक टेक्स्ट स्टोरीज़ में प्रकाशित करते रहेंगे। कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके ले आए हैं, उन वीडियोज़ को हम लोग उनको भी एडिट करके डालते रहेंगे आपके लिए। और ये सिलसिला हम लोग समय समय पर चलाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए हम लोग निकलेंगे और बेहतर रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे। और आप लोगों का समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग रास्ते में मिले, जिन लोगों ने हौसला अफजाई की, उनका भी शुक्रिया। और इसी तरह आप वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक पेज पर और workersunity.com और यूट्यूब पर बने रहिए। शुक्रिया।